नमस्कार साथियों, एएलपी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, मैं एक मैथ का सैंपल पेपर लेकर आया हूं। और इस मैथ के सैंपल पेपर में मैंने प्रीवियस पैटर्न जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, जो पिछली साल आया था, जो उसके पिछली साल आया था, जो उसके पिछली साल आया था, कहने का मतलब ये जो हर बार एग्जाम में आते रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके इस बार के एग्जाम में भी इन सवालों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप देखोगे कि जो भी सवाल मैं आज की क्लास में कराऊंगा, आपको डेफिनेटली पक्का 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में इससे सवाल मिलने ही वाले हैं। ये जो मैं आज की क्लास में 20 क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं से आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे। तो सारे के सारे सवाल को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है ट्रेन का। कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। देखो, ट्रेन के सवाल में एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब ट्रेन किसी चीज को पार करती है, अगर ट्रेन किसी खंबे या आदमी को, मतलब जिसकी कोई लंबाई नहीं है, तो जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होती है उसके बराबर दूरी चलती है। लेकिन अगर किसी लंबी चीज को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस जो भी लंबी चीज है उस दोनों लंबाई के बराबर की दूरी को तय करती है। ट्रेन की गति दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पुल है उसकी लंबाई दे रखी है 100 मीटर, और जो टाइम लग रहा है उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको बतानी है कि कितनी होगी। मैं आपको बता दूं, जो ट्रेन टोटल दूरी चलेगी वो कितनी चलेगी, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और प्लस ये 100 मीटर, अगर ट्रेन की लंबाई L है और ये 100 मीटर है, तो टोटल ट्रेन कितना चलेगी, इतना चलेगी। किस स्पीड से चलेगी, इस स्पीड से चलेगी। इसको क्या करो, मीटर पर सेकंड में बदल लो, किससे गुणा कर दो, 5/18 से गुणा कर दो। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे गुणा कर देते हैं। जो दूरी होता है वो स्पीड इंटू टाइम, टाइम हमारा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 18 से भाग दोगे 5 बार चला जाएगा, 5 गुणे 25, 5 गुणे 5 25, 250, 250 में से 100 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी वो 150 मीटर हो जाएगी। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है, टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। 3 टैंकर है, 3 टैंकर द्वारा स्विमिंग पूल को भरा जा रहा है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सी है, बी है, ए है, इनकी क्षमता निकाल लो। कैसे, कह रहा है जो टैंकर बी है ए से 2 गुना तेज है, मतलब जितनी टैंकर ए की स्पीड है उससे डबल टैंकर बी की स्पीड है, मतलब बी ज्यादा भरेगा, ए कम भरेगा। टैंकर ए की क्षमता को अगर मैं 1 यूनिट मानूं तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। कह रहा है टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है, कहने का मतलब जितना टैंकर बी की स्पीड है इसका डबल टैंकर सी की स्पीड हो जाएगी। अब ये क्या हो गई, तीनों टैंकर की क्षमता हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर तीनों को मैं एक साथ चला दूं तो ये 1 क्षमता से भरेगा, ये 2 क्षमता से भरेगा, ये 4 क्षमता से भरेगा। टोटल कितनी क्षमता से भरेगा, 7 क्षमता से भरेगा। अगर 7 क्षमता से ये लोग 10 घंटे में भरते हैं, तीनों टैंकर मिल के कितनी देर में भरते हैं, 10 घंटे में भरते हैं, तो 7 की क्षमता से 10 घंटे में भरेंगे तो टैंकर कितना भर जाएगा, इतना भर जाएगा। टैंकर से कितना पानी निकलेगा, इतना हमारा स्विमिंग पूल भरना है। अब कह रहा है अगर इसी को हमको ए द्वारा भरना है तो कितना समय लगेगा, ए की क्षमता कितनी है, 1 से भाग कर दोगे, कितना समय आ जाएगा, 70 घंटा आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है। ये भी बड़ा रिपीटेड पैटर्न का सवाल है, इस पे भी बहुत सारे सवाल आपके बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। कह रहा है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो, सवाल में कह रहा है शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में आपको रेशियो दे रखा है। कह रहा है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या में आपको अनुपात बताना है, मतलब हमको शंकु की त्रिज्या चाहिए और गोलार्ध की त्रिज्या चाहिए। मैंने कहा दोनों का आयतन बराबर है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं जो शंकु की त्रिज्या है वो R1 है, तो R1 स्क्वायर। और कह रहा है ये जो हाइट का 1/3 है, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जैसे मैं कहूं 2/8 का क्या है, इसका 1/3 है, तो ये इसका क्या है, 3 गुना है। सॉरी, 2/6 का क्या है, 1/3 है, तो 6/2 का क्या है, 3 गुना है। अगर रेडियस हाइट का 1/3 है तो हाइट रेडियस का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो यहां पे 3R1 आ जाएगा। ये कह रहा है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब।
अब दूसरा जो रेडियस है गोले उसका R2 मान लो, तो ये R2 क्यूब हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, R1 अपॉन R2 निकालना है। ये देखो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा R1 का क्यूब, और बटे में क्या आ जाएगा R2 का क्यूब, बराबर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या का अनुपात चाहिए, तो इसका घनमूल निकालोगे क्या आ जाएगा R1 बटे R2। अगर ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका 2 का घनमूल बटे में क्या आ जाएगा 3 का घनमूल। तो 2 का घनमूल बटे 3 का घनमूल, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का रेशियो पूछा है तो यही होगा, लेकिन अब हमारे पास में ऑप्शन में क्या है कि 2:3 नहीं दे रखा है, तो हमको यही टिक करना पड़ेगा। एक्चुअल में सही आंसर हमारा क्या है ये, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारे सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को। गोलार्ध है तो 2/3 आएगा, अगर गोला होता तो यहाँ पे 4/3 हो जाता। जैसा सवाल में बोला जाएगा उसी हिसाब से हमको हल करना होगा। उम्मीद करते हैं सभी को बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, क्लियर है सभी को। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो कह रहा है माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। देखो इसमें 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं। कभी आपको 2 का मान देके तीसरे का मान पूछ लेगा, कभी 2 का अंतर देके बाकी 2 का अंतर पूछ लेगा, किसी भी 2 का अंतर दे सकता है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। बस अगर आप सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सब इसी से बन जाते हैं, बड़े आसानी से आप बना भी सकते हो। जैसे जो हमारे इस सवाल में चाहिए वो भी हम बड़े आसानी से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे देखो मैं बताता हूं। कह रहा है हमको, कह रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर दिया। बहुलक और माध्यिका, तो बहुलक से एक माध्यिका घटा दी, बहुलक माइनस में क्या कर दिया, एक माध्यिका कर दी। इधर हमारा क्या हो गया, एक माध्यिका कम हो गई तो 2 माध्यिका हो जाएगी। 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, माध्यिका माइनस का माध्य आ जाएगा। अब देखो सवाल में आपको क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर दे रखा है, कितना है, 2 के बराबर है। और क्या पूछ रहा है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछ रहा है। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स माध्यिका माइनस माध्य। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। कई बार ऐसा होता है बहुलक और माध्य का अंतर दे देगा, जैसे एक माध्य इधर से भी घटा दो, एक माध्य इधर से भी घटा दो, तो बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। तो जैसा सवाल में बोला जाएगा वैसा आप अपने आप एडजस्ट कर लोगे, बस यही एक फॉर्मूला याद रखो। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल होगा। इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जब भी वर्गमूल या घनमूल निकालना हो तो हम लगभग मान से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और यूनिट डिजिट का यूज करके भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसका वर्गमूल हमारा उत्तर है तो उत्तर का वर्ग करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसका वर्ग करूं तो इसके अंत में हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ये आंसर नहीं होगा। इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, अंत में 6 मिलेगा, 6 मिल रहा है, हाँ हो सकता है। इसका भी 4 है, ये भी हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है। 8 का अगर वर्ग करेंगे तो अंत में क्या आएगा, 4 आएगा, ये हमारा हो सकता नहीं हो सकता। या तो हमारा आंसर 124 होगा या तो हमारा आंसर 134 होगा। अब देखो इसको करने के लिए इसके बीच में हमारा एक नंबर होता है 130। अगर मैंने कहा 130 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 16900, 16,900। अगर मैंने कहा 130 का वर्ग 16,900 होता है तो 134 का वर्ग क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। 124 का वर्ग क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो ये नंबर इससे क्या है, छोटा है। अगर ये नंबर इससे छोटा है तो जो इधर वाली संख्या होगी वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मतलब ये हमारा किसका वर्ग होगा, 124 का वर्ग होगा। 134 का वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि 134 का वर्ग तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सभी को। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी कक्षा में 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। 9 हमारे छात्र हैं और कुछ हमारी छात्राएं हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। यदि कह रहा है सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। इस तरीके के सवाल जब एक तरीके की संख्या दी हो उसका औसत दिया हो, दूसरे तरीके की संख्या दी हो उसका औसत दिया हो, और जब दोनों को मिला दें और उसका औसत दिया हो, ऐसे सभी सवालों में, चाहे वो मिक्सचर का सवाल हो,
चाहे औसत अंक का सवाल हो, चाहे औसत नंबर का सवाल हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का सवाल हो, हर केस में हमारा एलिगेशन लग जाता है। कैसे एलिगेशन लगेगा? छात्र और छात्रा को मिला के हमारा क्या बनेगा? कुल बनेगा। छात्र का औसत दिया है कितना है? 12 है। छात्राओं का औसत दिया है कितना है? 14 है। तो औसत हमेशा इसके बीच में आएगा। सवाल में कितना दिया हुआ है? 13.1। जब भी हम औसत में एलिगेशन लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? संख्या का अनुपात मिलेगा, छात्रों की संख्या का अनुपात मिलेगा। अंक प्रति छात्र, भाई औसत अंक का मतलब होता है प्रति छात्र कितने अंक मिले, तो जो बटे में रहता है ये हमारा क्या हो गया? अंक बटे में छात्र। तो जो हमारा नीचे होता है, यहां पे क्या आ रहा है? छात्र आ रहा है। तो जो नीचे है उसी का हमको रेशियो मिलेगा। जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा पॉइंट का। ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 9 और 11 का आ जाएगा। कहने का मतलब अगर छात्र हमारे 9 हो गए तो छात्रा हमारी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। टोटल हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है? छात्र हमारे कितने हैं? 9 है। अगर छात्र 9 है तो छात्रा 11 है। टोटल हमारे पास में कितने छात्र? कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 18 होता तो इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना और इसका भी 2 गुना। यहाँ पे 27 होता तो इसका भी 3 गुना, इसका भी 3 गुना, इसका भी 3 गुना। जैसा हमारे पास में मान होता उसी हिसाब से हम रेशियो को एडजस्ट कर लेते। ठीक। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दो भिन्न दिए हुए हैं, उनको हमको तुलना करना है। भिन्न बराबर है, भिन्न बड़ा है, भिन्न छोटा है। देखो कह रहा है 29/6 53/12 के बराबर है। ये तो 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा नहीं। अगर ये कटेगा नहीं तो इसको सरलतम रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं तो ये इसके बराबर नहीं है। अब कह रहा है 29/6 43/12 के से बड़ा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तरीका है, या तो आप इसको दशमलव में बदल लो, दशमलव में बदलने के बाद में आप कर सकते हो। अगर मैं बोलूं तो ये लगभग लगभग 0.5 के पास है, ये लगभग लगभग, भाई ये देखो 4 से भी कम है, ये 4 से ज्यादा है। अगर आप 29/6 को देखोगे तो 6 चौको 24, 4 दशमलव समथिंग आएगा। 12 तिया 36, 3 दशमलव समथिंग आएगा। तो डेफिनेटली ये वाला हमारा क्या है? बड़ा हो जाएगा। एक तो आप इसको दशमलव में बदल के कर सकते हो। दूसरा एक तरीका और होता है जो इससे भी आसान होता है। आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा कर दो इधर, इसका गुणा इधर कर दो। 12 9 108, 10 12 दूना 24, 10 34, इसका गुणा इधर करो। 6 3 18, 6 चौको 24 और 1 25। जो भी नंबर बड़ा है हमारा, कौन सा बड़ा है? पहला वाला बड़ा है, तो पहला वाला नंबर यही बड़ा आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। अगर बी आ गया तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये बड़ा है तो छोटा हो नहीं सकता, अगर ये बड़ा है तो इसके बराबर नहीं हो सकता। नीचे के भी 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब देखो आपके एग्जाम में आयु वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इनको अलग अलग कई सारे तरीकों से हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा डेटा किस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। जो भी धरित्री की आयु है यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। कब? अब से 3 साल बाद। कह रहा है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 61 वर्ष है। इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर इस तरीके का सवाल है जिसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप x और y दोनों मान के बड़े आसानी से निकाल सकते हो। दोनों की वर्तमान, हमको क्या चाहिए? धरित्री की आयु चाहिए। तो मैंने कहा मान लो अभी धरित्री की आयु कितनी है? x साल है, और यूनिस की आयु कितनी है? y साल है। तो कह रहा है x प्लस y हमारा कितना हो जाएगा? सवाल के हिसाब से 61 हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब 3 साल बाद, 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, और 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि जो सवाल में कह रहा है धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी, इसके आयु में 2 गुना करेंगे और उससे अगर 8 कम करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेरी बात को ध्यान से समझो। ये हमारा आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 2 का गुणा करो 2y प्लस 6 और माइनस का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सबको एक तरफ लेकर आओ, क्या आ जाएगा? x माइनस का 2y बराबर, ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -2 -3 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब इनको हल करके हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो y को हटाना है। मैंने इसमें बोला 2 का गुणा करके दोनों को जोड़ दो। जब इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ोगे तो y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 2x और ये x मिलके कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 122 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 122 में से 5 गया 117 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3 से भाग कर दो, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 39 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा।
धरित्री की उम्र कितनी आ जाएगी, 39 साल आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आते हैं जिसमें आप दो अलग अलग मान के भी जल्दी से आसानी से हल कर सकते हो। आप इसमें एक मान के भी हल कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो तो आप एक वेरिएबल भी मान के आसानी से हल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वृत्त से, जिसमें आपकी एक छेदक रेखा होती है, एक आपकी स्पर्श रेखा होती है, या दोनों हमारी छेदक रेखा होती है, या दोनों हमारी जीवा होती है। जीवा के सवाल, छेदक रेखा के सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा उपरोक्त वृत्त में जीवा AB को, ये हमारी जीवा है AB को स्पर्श रेखा D से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। कह रहा है यदि AB का मान 12 सेंटीमीटर है, ये वाली लंबाई हमारी दे रखी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, D का मान हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा D ही 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है BD का मान बताओ, ये वाला मान निकालना है। मान लो ये लंबाई कितनी है, X है। अब देखो कभी भी इस तरीके से तीन तरीके के सवाल बनते हैं। आपका एक ये तरीके का सवाल बनता है जब दो जीवा यहां पर कहीं पर काटते हैं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, कहीं पर O पर काट रहे हैं, तो हमेशा याद रखना OA इंटू OB बराबर होता है OC इंटू OD। इसी तरीके से ये अगर हमारे जीवा बाहर काटें, ऐसे काटें A B O C D O, तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो, जहां पे कट कर रहे हैं वहीं से सबकी दूरी, वहां से इसकी, वहां से इसकी, वहां से इसकी, वहां से इसकी, जहां पे कट कर रहे हैं वहां से इसकी, वहां से इसकी, वहां से इसकी, यहां से इसकी। लेकिन हमेशा याद रखना एक तरफ एक जीवा, दूसरी तरफ दूसरी जीवा, इधर से यहां की दूरी, इधर से यहां की दूरी, इधर से यहां की दूरी, इधर से यहां की दूरी। एक साइड एक जीवा लेना है, दूसरी साइड दूसरी जीवा लेना है, बस इस चीज को याद रखना, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा ये भी बनता है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लो कि ये हमारा यहां पर कट कर रहा है, ये हमारा यहां पर कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट यहीं पर आ जा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट यहीं पर आ जा रहे हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, यहां से सबकी दूरी लेनी है, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी। कहने का मतलब DA इंटू DB बराबर DE इंटू DE। अब यहां पे एक ही बार है तो इसको क्या करेंगे, दो बार लेंगे तो क्या होता है, DE का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा होता है टेंजेंट और ये होता है सीकेंट, स्पर्श रेखा छेदक रेखा, टेंजेंट सीकेंट का ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। बस यही यहां पे लग जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, BD हमको निकालना है, X हो गया, AD कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, A से लेके D तक की दूरी X प्लस 12 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, D का मान 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से सवाल को हल करने के दो तरीके, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। वैसे जनरली एग्जाम में ये हमारे X के मान ही तो ऑप्शन में दे रखे हैं, तो हमने कहा इसमें से ऑप्शन वैल्यू रख के चेक कर लो, जो भी हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने कहा जैसे मैंने कहा A ऑप्शन लेंगे, अगर मैंने कहा X का मान हमारा 4√6 है, तो यहां पर अगर एक रूट आ गया तो यहाँ पे रूट ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा 5 लिया तो 5 यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, 5 है, 5 आ गया तो 5 से भाग जाना चाहिए, नहीं है। 4 लिया तो कितना आ जाएगा, 4 और 12 4 16, 16 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 64, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इस तरीके के कैलकुलेशन को जब हमारे आखिरी स्टेप में ये बचता है द्विघात समीकरण, तो इसको हम लोग ऑप्शन से बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक पुस्तक जिसका क्रय मूल्य 25 रुपए है, उसका विक्रय मूल्य 20% अधिक अंकित है, इसके बाद उसमें 20% की छूट दी जाती है, तो पुस्तक का शुद्ध मूल्य क्या होगा। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है कि किसी वस्तु के दाम को पहले बढ़ाते हैं फिर उस पर छूट देते हैं। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जो भी सामान आप बाजार में खरीदते जाते हो उसका दाम बहुत ज्यादा लिखा होता है, उस पर कुछ छूट देके आपको कम में देते हैं। तो रियल लाइफ से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी तरीके का सवाल है ये। देखो इसको कैसे हल करेंगे, कह रहा है 25 रुपए का सामान है, इसको कह रहा है पहले 20% बढ़ा दो। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5 हो गया। अगर 5 है तो 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 20% की छूट दे दो। अब जो हमारा हो गया इसमें 20% का छूट, मतलब 5 है तो 1 छोड़ दो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4/5 कर दो। 5 5 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचेगा, 24 रुपए। जो नेट प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 24 रुपए का सामान हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को यह बात समझ में आ गई होगी बड़े आसानी से। अगर पहले घटा दिया जाए बाद में बढ़ा दिया जाए तो पहले घटा दोगे बाद में बढ़ा दोगे, जैसा बोला जाए वैसा आप सवाल के हिसाब से कर लोगे। ठीक, चलो
अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 2 के बराबर है। देखो इसमें कितने तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे बन सकते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पे बन सकता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पे बन सकता है, और ये जो सवाल दिया हुआ है इस पे भी बन सकता है। सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 के बराबर। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, अगर ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। और मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, एक सिंगल ऐसा केस होता है जब ऐसा बनता है। क्या केस होता है, जब अगर हमारा x प्लस 1 बाई एक्स अगर ये हमारा 2 के बराबर है, इसको आप एकदम मेमोराइज कर लो, याद कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है, जब x का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा किसी भी केस में नहीं हो सकता। x प्लस 1 बाई एक्स का मान हमेशा 2 या इससे बड़ा होता है, और 2 हमारा तभी होता है जब x का मान 1 होगा। कहने का मतलब अगर इसको x मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। x प्लस 1 बाई एक्स का मान 2 के बराबर है, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा 1। कहने का मतलब चाहे सेक स्क्वायर थीटा बोलो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, दोनों का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कब होता है, जब थीटा हमारा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो अब उठा के यहां पे रख दो। साइन 0 कितना होता है, 0। टेन 0 कितना होता है, 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो क्या सभी को बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब इसमें सेक कॉस दिया है, साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, या साइन प्लस कॉसेक दे सकता है, स्क्वायर में भी दे सकता है, नॉर्मल भी दे सकता है, टेन और कॉट में भी दे सकता है। क्लियर है, इस तरीके से देके यहां पे कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, चलो कह रहा है 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 21 कॉस थीटा प्लस 9 का मान किसके बराबर होगा। देखो इस तरीके से द्विघात समीकरण पे भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। देखो ये हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, थीटा हमारा न्यून कोण है और कॉट थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले आप कॉस थीटा का मान निकाल लो, कॉस थीटा आ जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा। कैसे कॉट थीटा आएगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करो, कॉस थीटा। अच्छा अगर आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिक सवाल में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। आपको मालूम है इसको हमको 2 पार्ट में तोड़ना होता है। 2 पार्ट में तोड़ोगे, एक 12 एक 9 अपने आप बनना, 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक हमारा -12 हो जाएगा, एक हमारा -9 हो जाएगा। अब देखो cos थीटा का मान मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, आपको सीखना है कि ये डायरेक्ट कैसे आप भी लिख सकते हो। इस नंबर को 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है कि इनका जोड़ इसके बराबर आ जाए और गुणा किसके बराबर आ जाए, इन दोनों का गुणा करने के बराबर। 12 9 108, प्लस में 108 है तो इनका गुणा करोगे प्लस में 108 मिल जाएगा। अब क्या करना है, अगर हमको जो भी यहां अगर x है तो x, cos थीटा है तो cos थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, जो ये नंबर है इसका साइन बदल दो, 12 हो गया, और जो यहां पर नंबर है उससे क्या करना है, आपको भाग कर देना है। इसी तरीके से जो भी नंबर यहां पर है हमारा उसका साइन बदल दो, क्या आ जाएगा 9, और इससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। ये हमारे cos थीटा का मान हो जाएगा। cos थीटा के हमारे 2 मान आएंगे, एक हमारा 1 आ जाएगा और एक हमारा 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अगर थीटा हमारा न्यून कोण है तो 2 केस बनेगा। अगर cos थीटा हमारा 1 के बराबर है तो थीटा इस केस में हमारा कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इस केस में नहीं आएगा थीटा, इस केस में ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में साफ साफ समझ में आ रहा है थीटा कितना आ जाएगा, 0। और जब थीटा 0 होता है तो कॉट थीटा कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या इनफाइनाइट दिया, नहीं, तो मतलब ये वाले के लिए नहीं दिया हुआ, किसके लिए दिया हुआ, इसके लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। कैसे, देखो cos थीटा होता है, ये अगर मैं थीटा मानूं तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब आधार आपका 3 हो जाएगा, कर्ण आपका 4 हो जाएगा। ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। आप क्या करोगे, लंब निकाल लोगे। अगर ये 4 है ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ये हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी, √7 आ जाएगी। अब कह रहा है कॉट थीटा का मान निकालो। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे में लंब। आधार हमारा कितना है, 3 है, और लंब हमारा कितना है, √7 है। तो क्या आ जाएगा, 3/√7। 3/√7 आपका सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस सवाल को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है 7, तो कह रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान बताओ। भाई ये सवाल और ये डेटा डिक्टो सेम नंबर पे आता है।
आपके एग्जाम में सैकड़ों बार ये सवाल पूछा जा चुका है, x माइनस वन बाई एक्स का मान 7 है, x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान बताओ। ये भी आपसे पूछा जा चुका है, x प्लस वन बाई एक्स का मान 7 के बराबर है, तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान बताओ। बहुत बार पूछा गया है। दोनों को समझा देता हूं आपके लिए, इसको बस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे x माइनस वन बाई एक्स का मान दिया हुआ है k, तो x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान हो जाता है k क्यूब प्लस 3k। अगर माइनस है, हमारे सवाल में क्या है, माइनस है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इसके हिसाब से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 43 और 21 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 364 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल के लिए तो हमारा यह आंसर हो गया। लेकिन अगर हमको किस तरीके से दिया हुआ है, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान k दे रखा है, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमारा हो जाता है k क्यूब माइनस का 3k। इस केस में अगर मान लो ये हमको कितना दे रखा है, 7, तो क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब माइनस में 21। 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस में 21 करोगे तो कितना आ जाएगा, 322। देखो आपके ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, 322 भी दे रखा है, 364 भी दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, माइनस वाले में जुड़ता है और प्लस वाले में घट जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। कह रहा है 7a बराबर 4b बराबर 14c है, तो a b c का मान क्या होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। मैं बता रहा हूं ना, जितने भी सवाल मैं लेकर आया हूं, आपको सारे के सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपके एग्जाम में ना आए। जब भी आपकी आंसर की है, आप सारे के सारे क्वेश्चन निकाल लेना, यहां से आप आंसर की निकाल लेना, सारे के सारे सवाल आप मैच करा पाओगे। हर सवाल जो मेरे इस सेट में है, हर सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। कह रहा है 7a का मान 4b के बराबर है और इसका मान 14c के बराबर है। अच्छा, अगर हमको a b और c का अनुपात निकालना होता है, तो ये जो नंबर है 7 4 14, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। भाई 14 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 7 से तो भाग जाएगा, इसका पारा पड़ेंगे 28। 28 में सबसे भाग चला जाएगा। हमको क्या करना है, 28 से भाग कर देना है। जैसे 28 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, a बटे 4, b बटे 4 से 28 7 और c बटे हमारा क्या आ जाएगा 2। अब अगर इस तरीके से हमने लिखा है कोई भी नंबर, इस तरीके से हमारे पास में नंबर लिखा है, तो रेशियो क्या हो जाता है। अगर मुझे a b और c का रेशियो निकालना है, तो जो इसके नीचे है वो ये आ जाएगा, जो इसके नीचे है वो ये आ जाएगा, जो इसके नीचे है वो ये आ जाएगा। किसी सवाल में अगर ऐसे दिया है तो सीधे रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे दिया है तो पहले इसको ऐसे बदलना पड़ेगा और फिर ये आंसर हो जाएगा। तो 4 7 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब देखो 11 से विभाजिता का नियम मालूम होना चाहिए। 11 से विभाजिता का जो भी नियम आपको मालूम है, हमको मालूम है, आप सब लोग अल्टरनेट वाला नंबर कॉन्सेप्ट यूज करते हो, अल्टरनेट वाला। इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। मैं आपको एक इतना आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप सवालों को बहुत जल्दी से हल कर सकते हो। आपको क्या करना है, लगातार संख्याओं को घटाना है, लगातार संख्याओं को घटाओ। 8 में से 0 घटाओगे क्या आ जाएगा, 8 और साइन के साथ में लिखो। 9 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 8 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 2 9 और 8 कितना हो गया, 17। अगर इसमें 11 से भाग जाएगा तो संख्या में 11 से भाग जाएगा, इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा तो संख्या में 11 से भाग नहीं जाएगा। बात खत्म। बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। छोटे छोटे नंबर का कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो गया। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6, कितना आ गया 7। 7 में 11 से भाग जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से 9 में 6 गया, कितना आ जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 8 3 कितना हो गया 11, 11 में 11 का भाग चला जाएगा। हाँ, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और ऑप्शन बचा, इसको भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। 1 में से 0 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया 2, 2 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आप अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी आपका आंसर सी आएगा। लेकिन आप देख रहे हो इस तरीके से सवाल को चेक करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अल्टरनेट वाले ऑप्शन से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12.5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कितने साल में 2 गुना हो जाएगा, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, इतने साल में 2 गुना हो जाता है तो रेट क्या होगा, इतने साल में 4 गुना होगा तो रेट क्या होगा। रेट वाले सवाल को कैसे निकालेंगे, जैसे ये वाला सवाल है, इसको कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। इस तरीके के जितने भी वेरिएशन होते हैं, कल शाम को 5 बजे एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने गुना हो जाएगा या इतने गुना हो जाता है तो रेट परसेंट क्या होगा। इस तरीके के जितने भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सवाल बनते हैं,
इनका एक मैं मेथड निकाल के आपको बता दूंगा, ताकि आपके पास में एक साथ ये सारे के सारे सवाल हो जाएं, सिंपल इंटरेस्ट का भी, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। ठीक है, कल शाम को 5 बजे डाल दूंगा। अब देखो पहले इस सवाल को कैसे करेंगे। साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12.5 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। कितना होना है? 2 गुना होना है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरे पास में। आप राशि को मान लो कितनी है? 100। तो कह रहा है कि कितने साल में? 12.5 साल में कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, ये 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 100% बढ़ जाएगा। और आपको मालूम है भाई कितना बड़ा 100, 100 बटे 100 गुणे 100 करोगे कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। डबल होने का मतलब ये 100% बढ़ गया। अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो आपको मालूम है कि हर साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर बराबर मिलता है। तो 12.5 साल में इतना हुआ तो एक साल में कितना हुआ होगा? 12.5 से भाग कर दोगे। और आपको ये नंबर मालूम होना चाहिए, 1/8 होता है 12.5, 1/12.5 होता है 8। अब इसको इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। 8% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। भाई 12.5 है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 125 और गुणे में जो 8 होता है ये किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। अब 100 बटे 12.5 था तो आप इसको क्या करोगे? 100 दशमलव हटाओगे 1000 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 125। भाग कर दोगे कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? इसी तरीके से और भी जो सवाल बनते हैं इनके लिए भी कल एक मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कम से कम 8-10 सवाल या 10-12 सवाल, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके करा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, वार्षिक रूप से संयोजित होती है और प्रत्येक किस्त 484 रुपए की है, तो ऋण की राशि हमारी क्या होगी। कई बार देखो जब हिंदी में सवाल होता है तो समझ में नहीं आता ये ब्याज हमारा चक्रवृद्धि है कि साधारण ब्याज है। तो ऐसे सवालों को एक बार अंग्रेजी में जरूर कन्वर्ट कर लेना और वहां पे देख लेना कि हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी में कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो गया। ठीक, अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज से है, क्या कह रहा है? 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है। तो क्या है? एक ऋण है 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाए जाना है यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है, वार्षिक रूप से संयोजित है, किस्त का मान इतना है, तो ऋण की राशि कितनी है। मान लो हमने किसी से पैसा उधार लिया है, ऋण का मतलब पैसा उधार लिया, हमको उसको चुकाना है। 10% की रेट से चुकाएंगे तो 10% का मतलब होता है 1/10। 2 किस्त देनी है। मान लो अगर मैंने कोई 10 रुपए लिया होगा तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा? 1 बनेगा। कितना देना पड़ेगा? 10 के लिए 11 देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको 2 के लिए बात करना है तो 10 से 11 एक साल में, तो 2 साल में क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 से 11 का स्क्वायर 121। अब 2 किस्तें हो गई, ये पहले साल की किस्त है, ये दूसरे साल की किस्त है, लेकिन किस्त हमारी क्या है? बराबर बराबर। कह रहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में देना है। अब इसको समान करने के लिए क्या करोगे? इसमें 11 का गुणा होगा तो इसमें भी 11 का गुणा हो जाएगा। ये हमारे किस्त का मान हो गया। उधार की राशि क्या हो जाएगी? इतना लिया है तो पहला किस्त इतना है, इतना लिया है तो दूसरा किस्त इतना है। टोटल कितना पैसा लिया हुआ है? 110 और 100 कितना हो जाएगा? 210 हमने लिया है। ये हमारा क्या है? ऋण की राशि है। और हमने किस्त कितना दिया है? प्रत्येक किस्त कितने की है? 121 रुपए की हमारी किस्त है। इसी किस्त का मान आपको दिया है किसके बराबर है? 484 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसका गुणा हो रहा है? 4 का गुणा हो रहा है। यहां पे भी 4 का गुणा करोगे, अगर यहां पे 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 चौक 84, 840 रुपए हो जाएगा। कितना ऋण लिया हुआ है? 840 रुपए का ऋण लिया हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ाया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे 2 संख्याएं 4:7 के अनुपात में है यदि म स प 26 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 2 संख्याओं का रेशियो जैसे a है और b है, अगर इनका अनुपात हमको क्या दे रखा है? x अनुपात y, और इनका HCF क्या दे रखा है? h दे रखा है, तो जो हमारी संख्या हो जाती है ना वो हो जाती है h इंटू एक्स और h इंटू वाई। अब इसके बाद में जो भी आपसे पूछा जाए सारे के सारे मान निकाल सकते हो। कहने का मतलब संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे x और y दे रखा है 4 और 7, और HCF कितना दे रखा है? म स प 26, तो 26 गुणे 4 हो जाएगा पहली संख्या। आपको क्या करना है? संख्याओं का योग निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो। भाई ये हमारा हो जाएगा 26 गुणे 4 और ये हमारा हो जाएगा 26 गुणे 7। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 26 हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस बी करेंगे तो 26 हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 + 7 आ जाएगा। 4 7 7 4 कितना हो जाएगा? 11। 26 और गुणे में 11, 11 छक्का 66, 11 दूना 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। 286, 6 6 2 8 2, ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही सभी को?
ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें आपसे एलसीएम भी पूछ लिया जाता है। अगर मैं बोलूं इसका एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे इसका एलसीएम होता है h इंटू एक्स इंटू वाई। अगर मान लो इसी सवाल में आपसे एलसीएम पूछता है तो क्या हो जाता है 26 गुणे 4 गुणे 7। ठीक, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे रखी है कितनी है 10 सेंटीमीटर है, व्यास कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमको व्यास नहीं चाहिए, क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंब वृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। 2 पाई आर का मान हो जाएगा 4, एच का मान हमारा कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 दाम में कितना आ जाएगा 80 पाई। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके का आसान सवाल भी आ सकता है, और जो अभी हम लोगों ने एक शंकु और अर्धगोला वाला बोला था, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का भी सवाल आ सकता है। ठीक है, चलो कह रहा है ओके, थोड़ा सा यहां पे गायब हो गया है, कुछ डेटा मिस हो गया है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में, और कह रहा है ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं समरूप है। ये जो यहां पे मिस है यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है ए बी सी और ई डी एफ, ए बी सी और ई डी एफ सीक्वेंस बड़ा जरूरी रहता है। ए हमारा ई के संगत है, बी हमारा डी के संगत है, और सी हमारा एफ के संगत है। संगत का होना बड़ा जरूरी है, संगत अगर नहीं मालूम होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। कह रहा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:9, तो जो भुजा का अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भुजा अनुपात होता है, अगर हमको क्षेत्रफल अनुपात दिया है तो उसका वर्गमूल ले लो। क्षेत्रफल अनुपात क्या हो जाएगा 4 और 9, वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले वाले ए बी सी की संगत भुजा 2 है, तो ई डी एफ की संगत भुजा कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब सवाल में जो पूछा है सबसे पहले उसको देखोगे, डी एफ, डी एफ हमारा कहां पर है, ये दूसरा तीसरा, डी एफ दूसरा तीसरा है, तो यहां पे भी हमको क्या चाहिए बी सी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बी सी बटे में डी एफ किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। हमको निकालना है डीसी, तो हमको बीसी चाहिए, बस बीसी ढूंढो, बाकी जो काम दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा कितना हो जाएगा 8, और बटे में क्या हो जाएगा डीएफ बराबर में हो जाएगा 2/3, 2 चौक 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, डीएफ का मान कितना हो जाएगा 12। बोलो बात समझ में आ रही सभी को। तो ये आज के सैंपल पेपर के हमारे 20 के 20 सवाल खत्म हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई सवाल कम समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन ये सारे के सारे सवाल एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे सवाल एकदम अच्छे से सीख लीजिएगा। आप जाओगे एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब आप अपना पेपर खोलोगे आप देखोगे इसमें से आपको एग्जाम में पक्का सवाल मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके का सैंपल पेपर मैं फिर से एक लेकर आऊंगा कल की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।